हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। भौतिक सत्यापन के बाद 18 लाख महिलाओं को मिलेंगे 7,500 रुपए मैया सम्मान योजना फिजिकल वेरिफिकेशन। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मैया सम्मान योजना के तहत एक नई अपडेट जारी की है। इस अपडेट के अनुसार अब उन लाभार्थियों के खाते में 7,500 रुपये की राशि भेजी जाएगी जिन्होंने योजना के तहत अपना भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उनके खाते में 7,500 रुपये की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अगर आप भी मैया सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसका कारण भौतिक सत्यापन का अधूरा रहना हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको मैया सम्मान योजना के तहत भौतिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से बताएंगे। तो यदि आप मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिला हैं तो इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़ें। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से गलत लाभार्थियों के नाम पर राशि के ट्रांसफर की शिकायतें आ रही थीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अब भौतिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। भौतिक सत्यापन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिले जो इसके लिए वास्तव में पात्र हैं। जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा उनके खाते में सरकार द्वारा 7,500 रुपये की राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 180-890-0215 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। फिर मैया सम्मान योजना की संबंधित टीम आपकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेगी। ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। अगर आप फोन के माध्यम से संपर्क नहीं कर पा रही हैं तो आप सरकार द्वारा जारी ईमेल ID jmMSI.assist@gmail.com पर संपर्क कर सकती हैं। ईमेल में अपना नाम, आवेदन संख्या, आधार नंबर और समस्या का पूरा विवरण लिखें। फिर आपकी समस्या का समाधान मैया सम्मान योजना के संबंधित अधिकारी जल्दी करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने तत्कालीन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS के DSP प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया है। सीएम ने प्रदीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदीप कुमार के आचरण ने पुलिस की गरिमा और छवि पर विपरीत प्रभाव डाला है, जिसके चलते सीएम ने यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य पुलिस विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट सत्र में भाजपा विधायकों का जोरदार हंगामा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सदन की कार्यवाही 11:06 पर शुरू हुई। कार्यवाही होते ही गिरिडीह की घटना को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा के विधायक वेल में घुस गए और जोरदार हंगामा किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से यह घटना घटी है, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बाबूलाल सदन में लॉ एंड ऑर्डर पर बहस करने पर अड़े। इस पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामले में पक्ष और विपक्ष संवेदनशील होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिस दिन गृह विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी उस दिन इस मसले पर भी चर्चा की जाएगी। कहा कि ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। भाजपा के हंगामा के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद भी कुछ लोगों ने जबरन मस्जिद के सामने से जाने की फैसला लिया, जबकि होली खेलने वाले दूसरे लोग अलग रास्ते से निकले। प्रशासन ने संयम का परिचय दिया है।
वहीं विधायक प्रदीप यादव ने सदन को बताया कि खामियां गिनाना अलग बात है, लेकिन जिन इलाकों के हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर होली खेली, उन्हें भी इस सदन से बधाई संदेश भेजा जाना चाहिए, जिन्होंने राज्य ही नहीं देश भर में भाईचारे का संदेश दिया। झारखंड में 23 से 25 तक बंद रहेंगे बैंक, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 23 मार्च की मध्य रात्रि से 25 मार्च की आधी रात तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश और 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। इस तरह अगले सप्ताह कुल 4 दिन बैंकों में कोई भी कामकाज नहीं होगा। 8 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है यूएफबीयू में बैंकों की 9 यूनियनें शामिल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र, विदेशी, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लगभग 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूनियनों ने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और बीमा कंपनियों की तर्ज पर सप्ताह में 5 दिन की कार्यप्रणाली लागू होने जैसे मुद्दों पर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। जनरल सेक्रेटरी रूपम रॉय ने कहा कि सरकार और प्रबंधन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रहा। इसकी वजह से यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनता से इस आंदोलन के समर्थन की अपील और असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। वहीं एआईबीओ के स्टेट सेक्रेटरी प्रकाश उरांव ने बताया कि यह हड़ताल नौकरियों में बढ़ोतरी, बैंकिंग क्षेत्र में सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने सहित अन्य मुद्दों पर हो रही है। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन अरेबिया ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने किया प्रदर्शन। कन्फेडरेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन सीबीपीआरओ ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को राजधानी में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस शहीद चौक से आंचलिक कार्यालय स्टेट बैंक कचहरी पहुंचा। यहां पर एक सभा हुई। इस दौरान पेंशन पुनरीक्षण, स्पेशल अलायंस पर सेवानिवृत्ति का लाभ, महंगाई भत्ता में एक रूपता सहित अन्य मांग की गई। प्रदर्शन में 350 की संख्या में सदस्य शामिल हुए। नेतृत्व नीलमणि, देवाशीष सेनगुप्ता, लक्ष्मण गिरी, एसके पाठक, जीके सिन्हा, सुनील सिन्हा, रामबली राम, सुदीप मजूमदार ने किया। होली के दौरान गिरिडीह में हुई हिंसक झड़प की गूंज आज विधानसभा में सुनाई पड़ी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन लाते हुए पूरे मामले पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि सरकार इस पर तैयार नहीं थी, जिसके बाद इस बीच भाजपा के विधायक वेल में हंगामा करने लगे। भाजपा विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंबा में रंग गुलाल खेल रही युवाओं की टोली को जबरन रोका था। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने पेट्रोल बम, पत्थर से हमला बोल दिया। स्थगन प्रस्ताव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झड़प में कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होली जुलूस में शामिल लोग खाली हाथ थे। अब पुलिस रात में घरों में घुसकर निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का खुफिया तंत्र ऐसे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय था। बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें दोनों पक्ष के 40-40 लोगों को नामजद बनाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरफ्तारी भी दोनों पक्ष से 11-11 लोगों की हुई। इससे पुलिस की मंशा झलक रही है। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामलों की चर्चा गृह विभाग के अनुदान मांगों के दिन करना चाहिए। ये संवेदनशील मामला है, इसलिए ऐसे मामलों पर राजनीति करना सही नहीं है। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि होली के दिन एकरा मस्जिद और बजरंग दल के लोगों ने एक साथ होली खेलकर मिसाल कायम की है, लेकिन गिरिडीह में साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का एक पक्षीय चित्रण किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन ने संयम दिखाया था।
उस जुलूस में कौन लोग थे जो प्रशासन से हाथापाई कर रहे थे? प्रशासन अपना काम कर रहा है। गिरिडीह के घोड़थंबा हिंसा पर सियासत तेज है। ये मुद्दा सदन में भी उठाया गया। बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सड़क 6 फीट चौड़ी थी, इसलिए भीड़ को रोका गया। बगल में 40 फीट चौड़ी सड़क है और प्रशासन ने जुलूस को वहीं से ले जाने को कहा। लेकिन इस दौरान पहले से मन बना चुके लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एक पक्ष के लोगों ने बम और पत्थर फेंके। रमजान के दौरान इफ्तार के बाद लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और भाजपा के लोगों ने वहां दंगा किया है। मंत्री ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी नसीहत दी कि यह आपका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र का ख्याल रखें। आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति की रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, जो सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। इरफान अंसारी ने रघुवर दास पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़ से आकर यहां के लोगों को कैसे भड़का सकते हैं? जनता आपको यहां लेकर आई है। लकड़ी टूट गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। क्या भाजपा ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? हिंदू हमारे हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारी सरकार है और हम उन्हें सुरक्षा देने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची के कार्यालय में कमिश्नर अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में यूपीएससी द्वारा परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ यूपीएससी आरटीएस परीक्षा को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बता दें कि यह परीक्षा आरटीआई में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 और आरटी की एलएल में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्री मार्केटिंग 2 की है, जो कि 23 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली है। यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय बरियातू रांची को उपकेंद्र बनाया गया है। परीक्षा के पहले दिन पहली सिटिंग में कुल 42 और दूसरी सिटिंग में कुल 43 स्टूडेंट्स भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए उपकेंद्रों पर 22 और 23 मार्च 2025 को किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय से प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने और समाप्ति के बाद आंसर शीट सहित अन्य आवश्यक कागजातों को जीपीओ में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा प्रतिनियुक्त पुलिस दल परीक्षा की तिथि को ससमय कंसर्न ऑफिसर को रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। सभी परीक्षा उपकेंद्रों पर विधि व्यवस्था संधारणार्थ एवं स्टैटिक दंडाधिकारी के एक साथ 4 पुलिस बल एवं एक अलग पुलिस दल जिसमें 3 पुरुष एवं 2 महिला अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो परीक्षार्थियों के केंद्र में अंदर जाने के समय मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग सुनिश्चित करेंगे। संबंधित सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी परीक्षा की तिथि से पूर्व ही अनिवार्य रूप से आपस में संपर्क स्थापित कर लें, ताकि परीक्षा की तिथि के दिन किसी भी छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा एसीबी ने झारखंड में कथित शराब घोटाले के मामले में आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी है। छत्तीसगढ़ एसीबी ने झारखंड सरकार से इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। यह मामला उस समय सामने आया था जब रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने शराब घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था। आरोपों में झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव और वर्तमान पंचायती राज सचिव विनय चौबे सहित छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों के अनुसार इन अधिकारियों ने मिलकर शराब घोटाले को अंजाम दिया, जिससे सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। विकास सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। विकास सिंह का कहना था कि छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मिलकर झारखंड के अधिकारियों के साथ साठगांठ की थी, जिससे झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव लाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मैन पावर सप्लाई में भी घोटाला किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने
नवंबर 2024 में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद अब छत्तीसगढ़ एसीबी ने जांच आगे बढ़ाते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इससे पहले अप्रैल 2023 में आईएएस विनय चौबे और के सत्यार्थी ने ईडी के रायपुर कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराया था। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब बेची गई थी, जिसके कारण राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। अब छत्तीसगढ़ एसीबी द्वारा इस मामले में सख्त कार्रवाई की संभावना है और यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलते हुए झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। साथ ही व्यक्तिगत सुझाव के तहत राज्य सरकार से आग्रह किया कि कल्याण शब्द शासक और दास का बोध कराता है, जबकि लोकतंत्र में ना कोई शासक होता है और ना ही कोई दास होता है। इसीलिए इस विभाग का नाम अधिकार विभाग होना चाहिए। वहीं पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीतकर सदन पहुंची पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने सरकार की जमकर आलोचना की। कल्पना सोरेन ने महिलाओं के हक और अधिकार की बात शिद्दत से की। वे कई बार भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। संतोष यादव ने हिमालय को अपनी कदमों से कई बार नापा है। ये तस्वीरें गौरवान्वित करती हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर शर्मसार करती है। भारत में 94% से ज्यादा महिलाएं खुद निर्णय नहीं ले पाती हैं। भ्रूण हत्या और प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत के प्रतिशत में कमी पर खुशी जाहिर की जा रही है। विभागों में महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात हो रही है। सदन में भी आरक्षण देने की बात होती है, लेकिन कब तक इन सजावटी निर्णयों को ताली बजाकर स्वीकार करेंगे? कल्पना सोरेन ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी का रास्ता खुद तय कर लेंगी। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण देने के लिए पैसे मांगने को विवश होती रहेगी? कल्पना सोरेन ने कहा कि 24 वर्ष में पहली बार 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। शुरुआत में 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे, उसे बढ़ाकर अब 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। पूछा जाता है कि मैया सम्मान के पैसे कहां से आएंगे? कहीं दूसरे विभागों की राशि तो नहीं काटी जाएगी? लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में इस योजना को रोकने के लिए पीआईएल गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन चुनाव में महिलाओं ने हमारा साथ दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान की राशि राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मजबूती प्रदान कर रही है। कल्पना सोरेन ने कहा कि इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन सीएम और वित्त मंत्री ने इस काम को पूरा किया। अब सबके खाते में पैसे जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के हरमू कार्यालय में मंगलवार को चतरा के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सागर मुंडा के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय के समक्ष इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय महासचिव ने कहा कि झामुमो का परिवार लगातार बढ़ रहा है। रांची के हरमू स्थित झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय कैंप में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय के समक्ष चतरा जिले के बचरा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बबलू सागर मुंडा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने सभी को अंगवस्त्र देकर पार्टी में शामिल कराया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लेने वालों में मुख्य रूप से बबलू सागर मुंडा, सुनील मुंडा, अनिल उरांव, अनीश, रतन महतो, रविंद्र साव, दिनेश महतो, निखिल, राजा सिंह, उपेंद्र कुमार, बादल, सूरज, मुंशी महतो, संजय डे, मुरारी सिंह, अश्विनी सागर, विकास, मुकेश साहू, मनीष, अभय, सोनू, रोबिन मिंज, संतोष सिंह, मुकेश झा, दीपक महतो, दिनेश महतो, शशिकांत सिंह, प्रशांत राम, बिट्टू,
राजेश सिंह, दिनेश महतो, पप्पू लाल चंद्रवंशी, छोटे लाल, सतीश पांडेय, गुरजीत सिंह, धीरज सिंह, विकास पांडेय, चुन्नू लाल यादव, विक्रांत मुंडा सहित अन्य लोग थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि झामुमो परिवार लगातार मजबूत हो रहा है। राज्य के लोगों की जनाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रयासरत हैं। सदस्यता ग्रहण समारोह में झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा, रांची जिला संयोजक मंडली सदस्य अश्विनी शर्मा, डॉक्टर हेमलाल मेहता एवं अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को देश की राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में सबसे ऊपर गिना जाता है, क्योंकि यह योजना निरंतर 8 वर्षों से अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रही है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में लगभग करोड़ों की संख्या में पात्र परिवारों के लिए पक्का मकान दिया गया है। 8 वर्षों के इस दायरे के साथ वर्ष 2025 में भी पीएम आवास योजना की कार्य प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। इस वर्ष की कार्य प्रक्रिया के दौरान पात्र व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस महीने पीएम आवास योजना में अपना आवेदन करने जा रहे हैं, परंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं है, उन सभी के लिए बिना देर किए आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को इस आर्टिकल के माध्यम से जान लेना चाहिए। पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदन की जानकारी के लिए बता दें कि योजना के ऑनलाइन आवेदन आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ही पूरे करवाए जा रहे हैं। वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी डिजिटल डिवाइस से 5 मिनट में ही आवेदन सबमिट करके आवास के दावेदार हो सकते हैं। पीएम आवास योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत न तो आवेदक के लिए किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क लगने वाला है और न ही उसे आवास की सुविधा प्राप्त करने में लंबा समय लगेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफी सुलभ साबित हुई है। पीएम आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अनिवार्य रूप से सभी पात्रता मापदंडों को जान लेना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। ऐसे परिवार जिनके लिए अभी तक आवास योजना का लाभ न मिला हो, वह इस वर्ष पात्र होंगे। आवेदन करने वाले आवेदक की नागरिकता मूल रूप से भारत के किसी भी राज्य की हो। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में संलग्न ना हो। परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की हो तथा वह कच्चे मकान में निवास करता हो। वह राशन कार्ड धारक होना चाहिए तथा उसका व्यक्तिगत बैंक अकाउंट ओपन हो। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए रोजाना दर्जनों महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगा रही हैं। महिलाएं पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर रही हैं, लेकिन मैया योजना के लाभ से वे अभी भी वंचित हैं। सोमवार को मैया सम्मान योजना के लिए गढ़वा जिले की खरौंधी पंचायत से शिल्पा देवी, विमला देवी, इंदिरा देवी, अंजिला देवी, सुंडी पंचायत से शारदा देवी, सुषमा देवी, चिंता देवी, सोमरी देवी, अनीता देवी, कूपा पंचायत से रीना देवी, तेतरी देवी, पुष्पा देवी, अनीता देवी, चंदा देवी, चंदनी पंचायत से सुकरी देवी, हेमंती देवी, कलावती देवी प्रखंड कार्यालय पहुंची। उन्होंने योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। महिला लाभुकों ने बताया कि 4 से 5 बार वे प्रखंड कार्यालय पर आ चुकी हैं, लेकिन आज तक उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सका है। कार्यालय में कोई बताने वाला नहीं है, जबकि इस योजना लिए पंचायत में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन देकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बावजूद इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल सका है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि योजना का लाभ जल्द नहीं मिला तो वे प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगी। भाजपा नेता सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश कुमार रजक ने कहा कि प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें लाभ दिलाने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। गढ़वा उपायुक्त से उन्होंने मांग की है कि इन लाभुकों के आवेदनों की जांच कर इन्हें लाभ दिलवाया जाए। अगर जल्द लाभुकों को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिलवाया गया तो बाध्य होकर वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बीडीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि मैया सम्मान योजना के लिए लाभुकों का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जिनका खाता से आधार लिंक है, उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इसलिए
लाभुक पहले खाता को आधार से लिंक कराएं, उन्हें योजना के पैसे मिलने लगेंगे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही बाबूलाल मरांडी एक्शन में है। वो लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर कटघरे में खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि झारखंड में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में जबरन राशि की वसूली की जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासियों को लूटने का यह गोरख धंधा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे वह नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता और दुर्भावना की राजनीति के कारण जनता के हितों को नुकसान ही पहुंचाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे दुर्भावना की राजनीति छोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से की गई जबरन वसूली को वापस कराएं। आने वाले समय में मैं जनता से सीधे संवाद कर इस मुद्दे को और प्रभावी तरीके से उठाऊंगा। बाबूलाल मरांडी ने आश्वस्त किया कि राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी हुई है तो कृपया वे हमसे संपर्क करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनसे जबरन ली गई फीस वापस कराई जाए।